सभी को नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वह विश्व जनसंख्या की समस्या है। मानव अपने उत्पत्ति काल से लेकर आज तक सदैव समस्याओं से घिरा रहा है। अतः संसार की जनसंख्या को हम सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो हमें प्रारंभ से लेकर आज तक मानव विभिन्न समस्याओं से घिरा हुआ दिखाई देता है। संसार की जनसंख्या प्राचीन काल में जब अत्यंत कम थी तब भी वह समस्याओं से जूझ रहा था। वर्तमान समय में संसार में अधिक जनसंख्या होने के कारण भी वह जो है समस्याओं से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। संसार के विकसित, विकासशील तथा अत्यंत पिछड़े प्रदेशों में समस्याएं हैं तथा वे संघर्ष में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये समस्याएं संघर्ष को जन्म देती है जो दंगों, लूटपाट, बलात्कार, आगजनी, खून खराबा, गैर कानूनी कब्जा आदि के रूप में हमें दिखाई देती है। समस्याएं प्रत्येक समाज में विद्यमान है, चाहे वह विकसित हो या अविकसित, लेकिन इनकी समस्याएं अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जनसंख्या समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी क्षेत्र में उपलब्ध कुल संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक या कम होती है। संसाधनों एवं जनसंख्या दोनों की संतुलित अवस्था अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या समस्याएं नहीं होती है, लेकिन जनाधिक एवं जनाभाव की स्थिति उत्पन्न होने पर कई प्रकार की जनसंख्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अतः जनसंख्या समस्याओं की उत्पत्ति का प्रमुख कारण अति न्यून जनसंख्या तथा अत्यधिक जनसंख्या दोनों को माना जा सकता है। जनसंख्या समस्याएं विकासशील और पिछड़े देशों तथा विकसित देशों में अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। विकासशील देशों की समस्याओं की अगर हम चर्चा करें तो हम पाते हैं कि वहाँ निम्न प्रकार की समस्याएं हमें दिखाई देती है। नंबर 1, अत्यंत तीव्र व तेजी से बढ़ रही जनसंख्या वृद्धि। नंबर 2, क्षेत्रवाद। नंबर 3, भाषावाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, कृषि संसाधनों पर बढ़ता हुआ भार, अविकसित कृषि तकनीक, उद्योगों की कमी, शिक्षा की कमी, अंतर्राष्ट्रीय विवाद, औपनिवेशवाद की पृष्ठभूमि, अल्पसंख्यकों की समस्या, महाशक्तियों की राजनीति और आवासीय समस्याएं। इस प्रकार की समस्याएं हमें जो है विकासशील और अत्यंत पिछड़े देशों में देखने को मिलती है। संसार की लगभग 75% से अधिक जनसंख्या विकासशील देशों में निवास करती है। इन देशों में समस्त अफ्रीकी देश, अधिकांश लैटिन अमेरिकी देश तथा जापान, यूएई, कुवैत और सिंगापुर को छोड़कर समस्त एशिया के देश आते हैं। इनमें चीन, कोरिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पश्चिमी एशिया के देश, ईरान, टर्की, इराक तथा अन्य अरब देश तथा दक्षिणी एशिया के देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एवं मालदीव। दक्षिणी एशिया के ये 7 देश दक्षेश या सार्क देश कहलाते हैं। सार्क देश वास्तव में विकासशील देशों के प्रतिनिधि के रूप में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विकासशील देशों में जो समस्याएं पाई जाती है उनको हम एक एक करके चर्चा करते हैं। नंबर 1, अत्यधिक तीव्र व तेजी से बढ़ रही जनसंख्या। सभी विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर अत्यंत तीव्र है। विकासशील देशों में जन वृद्धि का औसत 2% से अधिक है और कुछ देशों में जैसे उत्तरी अफ्रीका एवं पश्चिमी एशिया के कुछ देशों में यह 3% से भी अधिक है। जबकि विकसित देशों में
यह 1% या उससे कम पाया जाता है। संसार के अधिकांश देशों में समाज पितृ सत्तात्मक है, अतः पुत्र की प्राप्ति हेतु 2, 3, 4 पुत्रियों के बाद भी पुत्र प्राप्ति के लिए संतानोत्पत्ति की इच्छा रहती है। शिक्षा की कमी के कारण किसी भी कार्य को नियोजित ढंग से न कर पाना, स्त्रियों का शिक्षा में पिछड़ा तथा आर्थिक कार्यों में लगभग अलग रहना, परिवार नियोजन का उचित प्रसार तथा नियोजन न होना, जीवन स्तर निम्न होने के कारण मनुष्य की अन्य सामाजिक व संस्थागत कार्यों में कम रुचि लेना, समाज का जातिगत वर्गों में बढ़ जाना आदि समस्याएं जो है हमें तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण देखने को मिल रही है। नंबर 2, क्षेत्रवाद। विकासशील देशों में क्षेत्रवाद की भावना अधिक है। इसी कारण पश्चिमी तथा मध्य पूर्वी अफ्रीका में छोटे छोटे अनेक देश बन गए हैं। सार्क देशों में यह समस्या बहुत भयंकर है। 1971 में इसी भावना के कारण पाकिस्तान का विघटन हो गया था। वर्तमान में भी पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, पंजाबी तथा पख्तून क्षेत्रवाद की भावना रखते हैं। भारत में महाराष्ट्र में मराठी तथा गैर मराठियों की भावना को कुछ राजनीतिक तत्व उठाते रहते हैं। नागालैंड में कुछ राजनीतिक संगठन विशाल नागालैंड चाहते हैं और इसी भावना के रहते हुए आंध्र प्रदेश से तेलंगाना और झारखंड से बिहार राज्य बना दिए गए हैं। नेक्स्ट, अगली समस्या भाषावाद। जब देश में कई भाषाएं बोली जाती है और एक भाषा समूह के लोग अन्य भाषा को तुच्छ समझते हैं तो ऐसी स्थिति में समाज के लिए अच्छी नहीं होती। 1963 में हिंदी को राजकाज की भाषा बनाने पर बिल भारत सरकार ने संसद में पेश किया, जिसका कुछ दक्षिणी राज्यों ने विरोध किया था। सांप्रदायिकता। समय समय पर विभिन्न संप्रदायों में अनेक मुद्दों पर आपसी वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में कटुता पैदा कर देता है। भारत का विभाजन इसी सोच का परिणाम था। अभी भी कभी कभी देश में विभिन्न राज्यों में स्थानीय कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अफ्रीका के सूडान व नाइजीरिया देशों में मुस्लिम व ईसाई संघर्ष भी भड़कते रहते हैं। जातिवाद 5वां पॉइंट है जो विकासशील देशों में समस्या हमको देखने को मिलती है जातिवाद की। अफ्रीका तथा दक्षिणी एशिया में इस प्रकार के संघर्ष होते रहते हैं। भारत तथा पाकिस्तान में तो इसका प्रभाव प्रजातंत्रीय राजनीति पर भी दिखाई देता है। हमारे देश में अनेक क्षेत्रों में होने वाले चुनाव में वोटों के लिए जातिवाद का उपयोग किया जाता है। नेता लोग आम जनता को बहकाकर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। पाकिस्तान में इसी प्रकार के संघर्ष सिंधियों, पठानों, बलूचिस्तानियों और बलूचों में होते रहते हैं। श्रीलंका में तमिल तथा सिंगली जातीय संघर्ष होते रहते हैं। नंबर 6, कृषि संसाधनों पर बढ़ता हुआ भार। कृषि संसाधनों मुख्य रूप से कृषि भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता। पृथ्वी के थल क्षेत्र तथा उस पर स्थापित कृषि भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता। उसका केवल सदुपयोग तथा संरक्षण ही किया जा सकता है। विकासशील देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि संसाधनों पर भार बढ़ता जा रहा है। प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल लगातार कम होता जा रहा है। निकट भविष्य में यह अत्यधिक कम हो जाएगा। इसका मुख्य कारण है अधिक जनसंख्या का कृषक होना। 7वां, अविकसित कृषि तकनीक। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तथा दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में कृषि की विधियां अभी पिछली हुई दशा में ही देखने को मिलती है। कृषि विकास में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग अब लाया जा रहा है। फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन को देखें तो भारत में चावल का उत्पादन जापान की तुलना में 40% तथा गेहूं का उत्पादन यूरोपीय देशों की तुलना में आधा देखने को मिलता है। अविकसित कृषि तकनीक में पशु श्रम पर अधिक ध्यान दिया जाता है और मशीनरी का उपयोग कम होता है। सिंचाई की पुरातन विधियों तथा अपूर्ण साधन, बायोटेक्नोलॉजी के विकास का अभाव, छोटी जोत का होना, अशिक्षित कृषक तथा कृषि संबंधी प्रयोगशालाओं की कमी आदि जो है कृषि तकनीक विकासशील देशों में अविकसित देखने को मिलती है। अगला है उद्योगों की कमी। विकासशील देशों में अभी भी उद्योग धंधों की कमी है। सार्क देशों में अभी भी अनेक प्रकार के उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है।
उच्च तकनीक के लिए ये देश अभी भी विकसित देशों पर आश्रित है, जो अपनी दोषपूर्ण शर्तों के साथ तकनीकी सप्लाई करते हैं। अगला है शिक्षा। विकसित देशों में शिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत 95% से भी अधिक पाया जाता है, तो विकासशील देशों में यह 80% से कम या कुछ देशों में तो 50% से भी कम पाया जाता है। भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से लाखों विद्यार्थी प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका, कनाडा, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, क्योंकि विकासशील देशों में उच्चतम शिक्षा का स्तर या प्रबंधन कमजोर देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय विवाद। अफ्रीका तथा एशियाई देशों में आपसी विवाद बहुत अधिक है। इनमें अनेक युद्ध हो चुके हैं तथा उसका कोई हल ये राष्ट्र नहीं कर पाए हैं। इन विवादों में भारत पाकिस्तान, भारत चीन, वियतनाम, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया विवाद, ईरान इराक विवाद, अरब इजराइल विवाद आदि प्रमुख है। इन विवादों के कारण इन राष्ट्रों का धन, हथियारों तथा फौज पर आवश्यकता से अधिक खर्च हो जाता है और जो है विकासशील देश पिछड़े के पिछड़े ही रह जाते हैं। फिर है उपनिवेशवाद की पृष्ठभूमि। विकासशील देश प्राय यूरोपीय देशों के उपनिवेश रहे हैं। दक्षिण एशिया तथा मलेशिया व दक्षिणी अफ्रीका पर ब्रिटिश आधिपत्य था, तो इंडोनेशिया पर डचों का अधिकार था। यूरोपियन देशों ने जब अपना अधिकार छोड़ा तो ये उन क्षेत्रों में अनेक प्रकार के संघर्ष का बीज रोपण कर चुके थे। अगला है अल्पसंख्यकों की समस्या। सभी विकासशील देशों में एक संप्रदाय या एक जाति, बहुसंख्यक तथा एक अल्पसंख्यक देखने को मिलते हैं। सभी देशों में अल्पसंख्यकों की आर्थिक दशा कमजोर है, तो इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि उनमें शिक्षा की अति आवश्यकता है। किसी भी देश में अल्पसंख्यक समुदाय के विकास से ही देश का समग्र विकास संभव हो सकता है। फिर है महाशक्तियों की राजनीति। संसार की महाशक्तियाँ अनेक हथकंडों को अपनाकर अपने लाभ के लिए विकासशील देशों में संघर्ष कराती रहती है। उन्हें ऐसा करने के लिए दोहरे मापदंड अपनाने में भी कोई संकोच नहीं होता। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। प्रथम विश्व युद्ध में अधिकांश अरब देशों पर ब्रिटिश तथा फ्रांस का अधिकार हो गया था। ब्रिटेन ने जब अरब देशों को स्वतंत्र किया तो फिलिस्तीन को अपना संरक्षित क्षेत्र बना लिया। बाद में यहाँ पर यहूदियों को अन्य देशों से लाकर बसने की सुविधा प्रदान की गई तथा इजराइल देश का निर्माण किया गया। इस क्षेत्र में अब भी 20 लाख फिलिस्तीनी कैंपों में रह रहे हैं, जिनका व्यय संयुक्त राष्ट्र संघ उठाता है, परंतु अमेरिका तथा यूरोपीय राष्ट्र इजराइल की प्रत्येक अर्थव्यवस्था उसका साथ देते हैं। कारण है इजराइल की सहायता से पश्चिम एशिया के तेल क्षेत्रों पर अधिकार जमाए रखना। अल्जीरिया व फिलिस्तीन में निर्वाचित सरकार को न मानना, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया को आपस में लड़ाना, उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम में युद्ध कराना, भारत तथा पाकिस्तान के बीच बंटवारे के समय के झगड़े को बीज को हवा देना। इसका एक अच्छा उदाहरण अफगानिस्तान है। भारत जब अंग्रेजों का शासन था तो वे प्रयत्न करने के बाद भी अफगानिस्तान नियंत्रण नहीं कर पाए थे। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान की सहायता से अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की सहायता की। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और उनकी फौजें वापस चली गई। तत्पश्चात अमेरिका ने अपनी फौजें अफगानिस्तान में भेजी, जो अब तक मुजाहिदीन से युद्ध कर रही है। सभी पश्चिमी राष्ट्र मिलकर अफगानिस्तान नियंत्रण बनाना चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का विशेष सामरिक महत्व है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विकासशील देशों में बहुत सारी समस्याएं जो है जिनका समाधान करने के वहाँ की स्थानीय सरकारें लगातार करती रहती है, लेकिन समस्याएं घटने के बजाय लगातार बढ़ रही है। यहाँ एक समस्या है, आवासीय समस्या भी देखने को मिलती है। जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण जनसंख्या वृद्धि की तुलना में आवासों में वृद्धि नहीं हो पा रही है, जिसके कारण कई लोग टूटे फूटे घरों एवं छप्परों में निवास करते हैं। कई ग्रामीण लोग निर्धनता एवं बेरोजगारी के आवास बनाने में असमर्थ होते हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्रामीण लोग शहरों की ओर रोजगार प्राप्ति के लिए पलायन कर जाते हैं, लेकिन वहाँ किराया और महंगी जमीनों के कारण ये लोग कच्ची बस्तियों बनाकर रहने लगते हैं, जहाँ पानी, बिजली, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अभाव लगातार पाया जाता है। तो ये जो समस्याओं की चर्चा की, ये समस्याएं मुख्य रूप से विकासशील देशों में देखने को मिलती है। तो अब हम दूसरे चरण में विकसित देशों की समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं कि विकसित देशों में किस प्रकार की समस्याएं पाई जाती है। हालांकि ये हम ऐसा महसूस करते हैं कि विकसित जो राष्ट्र है वहाँ समस्याएं नहीं होगी, लेकिन वहाँ भी समस्याएं जो है देखने को मिलती है। संसार के विकसित राष्ट्र प्राय समस्त यूरोपियन देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड है।
एशिया महाद्वीप में केवल जापान देश तथा कुछ छोटे देश सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमीरात और कुवैत आदि देश विकसित देशों में गिने जाते हैं। यदि विकसित राष्ट्रों को देखा जाए तो ये दो वर्गों में दिखाई देते हैं। नंबर 1, पुरानी दुनिया के सघन जनसंख्या वाला देश तथा दूसरा नई दुनिया के विरल जनसंख्या वाले देश। पुरानी दुनिया अर्थात यूरोप के देश तथा जापान ने इस अंतर के प्रभाव को कम करने के लिए अपनी अधिकांश जनता को कृषि के अतिरिक्त कार्यों में लगा रखा है, जिससे उसकी कृषि भूमि पर जनसंख्या भार कुछ कम हो जाए। यूरोपीय देशों की एक समस्या उनके देशों के द्वारा बनाए जाने वाले बेमेल सहयोग भी है। जैसे उदाहरण के तौर पर 20वीं शताब्दी में बनाया गया यूगोस्लाविया देश, जो मैसेडोनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया तथा स्लोवानिया देशों को मिलाकर बनाया गया था, वह मार्शल टीटो की मृत्यु के बाद पुनः मैसेडोनिया, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया तथा कोसोवा नामक छोटे देशों में टूट गया है। चेकोस्लोवाकिया नामक देश चेक तथा स्लोवाकिया देशों में बट गया। सोवियत संघ का भी 1991 में विघटन हो गया, जो 15 देशों में बट गया। विकसित देशों प्रमुख रूप से यूरोपियन देशों की कुछ प्रमुख समस्याएं निम्न प्रकार है। नंबर 1, विकसित एवं सघन जनसंख्या वाले देश। यूरोप तथा एशिया के विकसित देश सघन जनसंख्या वाले हैं। अमेरिका तथा ओशनिया के विकसित देश विरल जनसंख्या वाले हैं। परंतु सभी विकसित देशों की समस्याओं से संबंधित समस्याएं लगभग एक जैसी है। जनसंख्या वृद्धि की दर सभी देशों में न्यूनतम है। सभी को जनसंख्या कम होने का भय है। अनेक राष्ट्रों की जनसंख्या कम होने लगी है। नई दुनिया के देश इस कमी को अन्य देशों से श्रमिक मंगाकर पूरा करते हैं, परंतु जापान, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, स्वीडन, रूस, यूक्रेन तथा बेलारूस आदि में जनसंख्या ह्रास हो रहा है। जनसंख्या में बच्चों का अनुपात बहुत कम है, अतः भविष्य में जनसंख्या वृद्धि में और कमी आएगी। जनसंख्या में वृद्धि जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है, वृद्ध लोगों का अनुपात बढ़ रहा है, अतः उनकी देखभाल की समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि बेटा व बहू दोनों कार्य पर या नौकरी पर चले जाते हैं। अतः वृद्धों की देखभाल कौन करे, इसके लिए सरकार बीमा कंपनियों को इस व्यवसाय में लगाने की तैयारी कर रही है। विकसित राष्ट्रों में पाई जाने वाली दूसरी समस्या न्यूनतम जनवृद्धि के कारण जनसंख्या का अप्रवास। न्यूनतम जनवृद्धि के कारण विदेशों से कामगार तथा उसके साथ उनके परिवार भी इन देशों में आकर बस रहे हैं, अतः जातीय संतुलन बढ़ रहा है। नस्लीय तथा जातीय संघर्ष। नंबर 3, विकसित देशों में प्राय एशिया में चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार तथा फिलीपींस तथा अफ्रीका में मिस्र, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, सूडान, चाड, नाइजीरिया आदि देशों से आकर जनसंख्या यहाँ बस रही है, अतः नस्लीय टकराव की घटनाएं होने लगी है। ब्रिटेन में एशियाइयों पर समय समय पर आक्रमण की घटनाएं होती रहती है। गत कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भी एशियाई मूल के लोगों के साथ भी समय समय पर हमलों की घटनाएं देखने को मिलती है, जिन्हें हम अखबारों और टीवी के माध्यम से सुनते रहते हैं। चौथा है सांप्रदायिक संघर्ष। यूरोपियन देशों में भी सांप्रदायिक संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होती रहती है। आयरिश संघर्ष भी ऐसी समस्या का परिणाम है। यूगोस्लाविया का बिखरना तथा सर्बिया तथा बोस्निया का युद्ध, कोसोवा का संघर्ष तथा रूस का विघटन भी सांप्रदायिक समस्या के उदाहरण है। आतंकी संघर्ष। अगली समस्या है आतंकी संघर्ष। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों ने अनेक देशों से निर्वासित यहूदियों को फिलिस्तीन में लाकर बसा दिया। इस कारण इस क्षेत्र में रह रहे फिलिस्तीनी निवासियों को कुछ क्षेत्रों से निर्वासित होना पड़ा, अतः यहूदियों एवं फिलिस्तीनियों में संघर्ष प्रारंभ हो गए, जो अभी भी लगातार चल रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संयुक्त राष्ट्र संघ सभी पक्षों से बातचीत करके इस समस्या का निपटारा करने का कारगर प्रयास लगातार कर रहे हैं। आतंकी हमले समय समय पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप के अनेक देशों में होने लगे हैं। सबसे भीषण हमला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। इसके अतिरिक्त जो समस्याएं विकसित देशों में देखने को मिल रही है, उनके अंतर्गत
मनुष्य की कार्य क्षमता में कमी। विकसित देशों में अधिकतर औद्योगिक क्रियाएं मशीनों के द्वारा संपन्न होती है। जो कुछ श्रमिक कार्य करते हैं वे तकनीकी दृष्टि से दक्ष होते हैं। उनके प्रौद्योगिकी के अनुसार ढलने में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिस पर पर्याप्त व्यय करना पड़ता है। अतः कार्य क्षमता केवल तकनीकी दृष्टि से ही उपयोगी होती है, जिस पर अधिक व्यय होता है, जिसके कारण यह कार्य क्षमता आवश्यकता अनुसार नहीं पाई जाती है। नगरीकरण का उच्च स्तर। विकसित देशों में नगरों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, यातायात आदि का प्रचुर एवं पर्याप्त मात्रा में पाए जाने के कारण अधिकतर जनता नगरों में निवास करती है। अधिकतम नगरीकरण के कारण नगरों में जनसंख्या सकेंद्रीकरण हो गया है। अधिक औद्योगिक क्रियाओं एवं यातायात सघन जनसंख्या के कारण प्रदूषण का स्तर उच्च पाया जाता है। तीव्र नगरीकरण का सीधा प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। बड़े बड़े नगरों में जनसंख्या वृद्धि के कारण कच्ची बस्तियों का विकास होने के कारण कच्ची बस्तियों की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त एक ऐसी समस्या है जिसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या से नहीं है, परंतु यह उस पर्यावरण को नष्ट कर रही है जिसमें मानव रहता है। यह समस्या है पर्यावरण प्रदूषण की, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। यदि इस समस्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में मनुष्य को या मानव को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जलवायु व्यवस्था नष्ट हो जाएगी तथा वायुमंडल अव्यवस्थाओं से भर जाएगा। वर्षा का न होना, तीव्र वर्षा का होना, वायु की गति का अनियमित होना आदि इसके प्रभाव है। तापमान में वृद्धि होगी तथा फसलों का प्रकार, रूप तथा प्रतिरूप परिवर्तित हो जाएगा। कृषि उत्पादन प्रभावित होंगे, क्योंकि किसी भी फसल का उत्पादन तापमान के सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाने पर 10% कम हो जाता है। ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समुद्र का जल स्तर ऊंचा हो जाएगा, सागरीय द्वीप, तटीय नगर डूबकर समाप्त हो जाएंगे। इन उपरोक्त कारणों के संयुक्त प्रभाव से संसार भयानक तबाही के कगार पर पहुंच सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानव अपनी प्रारंभिक अवस्था से लेकर आज तक का मानव, जिसे हम विकसित मानव कहते हैं, विकासशील और विकसित देशों में समस्याएं से जूझ रहा है। तो इन समस्याओं पर काबू पाने की सरकार प्रयास करती है, लेकिन दूसरी समस्याएं पुनः उठाती है। अतः मानव का जीवन संघर्ष से शुरू हुआ और संघर्ष में ही चल रहा है। धन्यवाद।